नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है तबादलों के बाद निगम होंगे आबाद। तो पहले देख लीजिए, कृपा से मिलती है लाल बत्ती, ऐसा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा कहते थे। और कृपा जीवन में बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग मुस्कुराते रहते हैं, कृपा के लिए खड़े रहते हैं, कतार लगाए रहते हैं। और कृपा जब चाहते हैं तो उसका केंद्र बिंदु हम सिर्फ खुद होते हैं, मैं और सिर्फ मैं। लेकिन यहाँ मसला क्या है, ये तो आप पहले ही रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। तो पहले देखिए रिपोर्ट, फिर डिबेट की तरफ आते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों का दौर शुरू हो चुका है। इसके बाद नंबर है नेताओं का। जी हां, अब निगम, मंडल और प्राधिकरणों में लंबे समय से टलती आ रही राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुलने जा रहा है। माना जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह से मोहन सरकार इन नियुक्तियों पर मोहर लगा सकती है। पिछले 1.5 साल से पदों की बाट जो रहे नेताओं को अब खुशखबरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि संगठन, सरकार और संघ के बीच इस मुद्दे पर चर्चा अंतिम दौर में है। बीजेपी आला कमान से भी बातचीत चल रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जिन नेताओं की विधानसभा या लोकसभा टिकट कटी थी या जिन्होंने चुनाव से पहले पार्टी ज्वाइन की थी, उन्हें इन पदों से संतुलन देने की कोशिश की जाएगी। निगम मंडलों में नियुक्त होने वाले नेताओं को कैबिनेट या राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। जाहिर है उनके नाम के आगे माननीय जुड़ता है। शायद यही वजह है कि भोपाल में फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी से सामान्य प्रक्रिया बता रही है तो कांग्रेस लगातार हो रही देरी पर तंज कस रही है। और संगठन में चर्चा करके जो भारतीय जनता पार्टी के ढेर सारे योग्य कार्यकर्ता हैं, उनको पार्टी तय करेगी किसको कब क्या दायित्व देना है। और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि हर काम के लिए कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के लिए काम, और सब कार्यकर्ताओं के दायित्व समयकाल परिस्थिति के आधार पर संगठन तय करता है। तो निगम मंडल के विषय वैसा होगा, जिस कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया जाएगा उसका निर्वहन करता है। यही हमारी परंपरा है। खींचातानी मची हुई भारतीय जनता पार्टी में निगम मंडल अध्यक्षों की हालत आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी निगम मंडल अध्यक्षों को नहीं बनने दे रही है। और इसके अलावा जो लोग कांग्रेस से लेकर के गए हैं वो भी इनके लिए सरदर्द बने हैं। मुझे नहीं लगता है कि साल भर तक भारतीय जनता पार्टी सरकार निगम मंडल अध्यक्ष भी नियुक्त कर पाएगी। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जून से पहले दिल्ली जा सकते हैं। उम्मीद है कि उनके जाने के बाद केंद्रीय नेतृत्व सूची पर अंतिम मोहर लगा सकता है। ये नियुक्तियां न सिर्फ नेताओं को साधेंगी बल्कि संगठन में संतुलन बनाने में भी कारगर साबित होगी। अब देखना होगा कि निगम मंडल की नियुक्तियों में किसे मिलेगा पद और किसका इंतजार अधूरा रह जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इन नियुक्तियों से बीजेपी चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी। बंसल न्यूज़ के सवाल, क्या निगम मंडलों की नियुक्तियों से बीजेपी में संगठनात्मक संतुलन बनेगा? दूसरा सवाल, क्या इससे कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए नेताओं का पुनर्वास होगा? तीसरा सवाल, क्या नियुक्तियों के जरिए वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी एडजस्ट होंगे? ये 3 सवाल हैं और मेहमानों की तरफ चलते हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनमें हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वरिष्ठ विधायक आशीष शर्मा जी, उनका बहुत स्वागत करता हूं। संतोष गौतम जी हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, स्पोक्स पर्सन हैं, उनका बहुत स्वागत है। और मनोज सैनी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर, उनका भी स्वागत है। मनोज, कैसे देखते हैं आप? कृपा की तो बात नहीं है, ये तो एक अनिवार्य आवश्यकता है कि देना ही है। बिना अगर आप किसी को खुश करना चाहते हैं तो उसको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। और ये एक ऐसी व्यवस्था है शॉर्टकट की, जो व्यवस्था प्रसन्न करने के लिए है उन लोगों के लिए जो बरसों से काम कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि ना उन्हें टिकट मिला विधायक का, ना सांसदी का, और ना संगठनात्मक स्तर पर कोई महत्वपूर्ण दायित्व मिला, तो निगम मंडल में लाल बत्ती का ही सुख उठा लें। तो बात तो सही है जी, कैसे देखते हैं? देखिए, बत्ती तो अब रही नहीं, वैसे भी बत्ती बुझी हुई है लंबे समय से, और मुझे लग रहा है अव्यक्त बत्ती तो हमेशा है जी। और ये राजनीति में जलने वाली बत्ती नहीं, जितनी न जलने वाली, लेकिन हमेशा जलने वाली बत्ती हमेशा रहती है। मैं वही कह रहा हूँ सर, उसी बत्ती, क्या मैं बत्ती नहीं दे रहा हूँ जी। वो बत्ती कब जलेगी अब पता नहीं, क्योंकि ये चर्चाओं का दौर है। दरअसल 2-3 दिन पहले एक बैठक हुई थी और बैठक में ये कहा जा रहा है कि चूंकि प्रदेश अध्यक्ष का अभी ऐसा लगता है कि लंबा खिंचेगा मामला, 1-1.5 महीने और इंतजार करना होगा, क्योंकि दूसरी चीजें पहलगांव जैसे मसले जो है पहले भारतीय जनता पार्टी उस पर काम करना चाहती है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, तो जो लंबे समय से इंतजार कर रहा है। लेकिन आप देखिए, शिवराज जी के समय भी चुनाव आते आते ही नियुक्तियां हुई थी।
लोग इंतजार करते रहते। तो बीते एक दशक ही मैं तो कहूँगा कि कुछ चीज़ें बदली है। निगम के लिए जो बड़ा आसान होता था कि जैसे ही सरकार बनती थी इसकी नियुक्ति वहाँ, उसकी नियुक्ति वहाँ, वो चीज़ें अब नहीं होती। पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ये खबरें हैं कि अब डॉक्टर मोहन यादव भी ये चाहते हैं और सत्ता संगठन दोनों मिलकर चर्चा हुई है कि जो लोग इंतजार में हैं उनका नहीं, करीब 1200 पद खाली है और अभी कुसमरिया और सीताराम 2 ऐसे पद हैं जो पदों पर बने हुए, बाकी सभी पद खाली पड़े हैं। तो ऐसी उम्मीदें की जा रही है कि शायद जून के प्रथम सप्ताह में या जून माह में इस पर कुछ लोगों की नियुक्तियां हो जाएंगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री हालांकि दिल्ली जाते ही रहते हैं, लेकिन उस बीच में कहीं जाते हैं तो शायद हो सकता है इस पर भी चर्चा हो, लेकिन बहुत गहराई से मंथन हुआ है। अब चुनौती यह है कि जो लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी में उनको लेकर भी बातें हैं। बुंदेलखंड को आप देख ही रहे हैं किस तरह की चीज़ें मची हुई है। तो इन सब का निकाल यही है कि नियुक्तियां दे दिया जाए और नियुक्ति देकर एक शांत जो स्थितियां हैं उसको ठीक की जाए। तो बीजेपी उस तरफ बढ़ने की तैयारियों में है, लेकिन मुझे लगता है कि और भी खिंच सकता है, जून में होगा, अभी बहुत जल्दबाजी है। क्या बिल्कुल। संतोष गौतम जी, विषय बीजेपी का है और अलग तरह का विषय है, कैसे देखते हैं आप? एक क्विक कमेंट आपका, फिर आशीष जी की तरफ चलूंगा। जी देखिए शरद जी, निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जिस प्रकार से आंतरिक मामलों में टिप्पणी करती रहती है, तो विपक्ष के नाते हम भी पूरे ध्यान और नजर भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों पर भी रखते हैं। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि पर्ची से चुना जाता है उसको भी नहीं चुन पा रही है, अभी नया अध्यक्ष घोषित कर पा रही है, न कोई प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कोई फैसला हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही जो तानाशाही प्रवृत्ति से पहले फैसले ले लिया करती थी। खासकर ये 240 सीटें लोकसभा में मिलने के बाद ये हुआ है कि उस तरीके से अब निर्णय नहीं हो पा रहे जिस तरीके से होते थे, वरना ऊपर से कोई पर्ची दे दी जाती थी और मुख्यमंत्री तय हो जाते थे। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सामने अब दुविधा ये है कि कई विधायक लाइन में लगे हुए, 50 से अधिक विधायकों के असंतुष्ट होने की खबरें लगातार हम मीडिया में देख रहे हैं। तो केवल विधायक ही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से लोग गए हैं वो नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नाराज हैं। अब ये बात है कि बहुत कम पद हैं और जो मांगने वाले हैं वो बहुत सारे हैं। एक अनार और 100 बीमार वाली किस मीडिया में देख लिया आपने 50 से ज्यादा विधायक नाराज हैं? आप तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बीजेपी में घोर संकट है, असंतोष है। बिल्कुल, कहाँ देख रहे हैं आप ये खबरें? निश्चित रूप से हाँ, हमें तो नजर नहीं आई। जी शरद जी, केवल मेन स्ट्रीम मीडिया ही नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे चैनल भी हैं जो अंदर खाने की खबरें अपलोड करते हैं और वो निश्चित रूप से बहुत सही जानकारियां भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये बात तो सही है कि आज सभी के सामने सभी को रेवड़ियां नहीं मिली, ये तो निश्चित है, और मंत्री पद तो सीमित है और विधायक हो गए 163-64, तो कैसे संतुष्ट होंगे? आशीष शर्मा जी को भी निगम मंडल अध्यक्ष बनना चाहिए, ये भी सीनियर विधायक हो चुके हैं, कई सारे सीनियर विधायक हैं और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी कई सीनियर नेता कार्यकर्ता है, पूर्व विधायक है, बड़े नेता हैं, संगठन के लोग हैं, उनको भी नियुक्तियां चाहिए। कांग्रेस से जो लोग गए हैं वो भी अपेक्षा रखते हैं कि हमको भी कुछ बना दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब ये है कि इन सब लोगों को संतुष्ट कैसे किया जाए। जी आशीष जी, आप उन लीडर्स में से हैं जो युवा भी हैं और जिन्होंने त्याग की पाठशाला में अच्छी पढ़ाई भी की है, ऐसा आपके आलोचक भी कहते हैं और आपके प्रशंसक भी कहते हैं कि आशीष शर्मा एक फक्कड़ राजनेता हैं जिनकी जेब में पैसे के बजाय कार्यकर्ताओं और जनता के आवेदन अधिक संख्या में होते हैं। ऐसे में आप मुझे समझाइए, क्यों ऐसा होता है कि लाल बत्ती या कोई पद मिलते ही चेहरा खिलता है? चाहे विपक्ष में रहने वाली कांग्रेस हो, वो विपक्ष में जाती है तो चेहरा मुरझा जाता है। आपके यहाँ पदों पर रहे राजनेता जब बेपद वाले हो जाते हैं तो उनके चेहरे मुरझा जाते हैं और इसीलिए निगम मंडल की ये होड़ हर बार चलती है। जी, एक थोड़ी दार्शनिक टिप्पणी भी अपेक्षित है आपसे। शरद जी, राजनीति का चरित्र आप बहुत अच्छे से समझते हैं। जब कोई उपलब्धि अपने किसी नेता को मिलती है, उसकी क्षमताएं बढ़ती है, उसे सत्ता में बड़ी भागीदारी मिलती है, तो कार्यकर्ता खुश होते हैं। वो लोग खुश होते हैं जो उसको जिताने के लिए काम करते हैं और इसलिए स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं के चेहरे की खुशी नेता के चेहरे की खुशी बन जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आपने देखा होगा जब मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कमलनाथ की सरकार को छोड़कर विधायक और मंत्री भाजपा में आए थे, तब मीडिया से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने कयास लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के पतन का दौर मध्य प्रदेश में शुरू हो गया। इतने लोगों को एडजस्ट करना और अपनी पार्टी के मूल चरित्र को बनाए रखना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन भाजपा ने न सिर्फ उपचुनाव जीते बल्कि शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार चली
जब 2023 का चुनाव आया तब तो सबको ही कह रहे थे कि सरकार वापस बनाना मुश्किल है, लेकिन हमने न सिर्फ सरकार बनाई बल्कि लोकसभा की 29 सीटें जीती। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, और ये चमत्कार तब हो पाता है जब एक काडर बेस अनुशासन पसंद संगठन मध्य प्रदेश के अंदर काम करता है। और हमारे जैसे असंख्य कार्यकर्ता बरसों से 5-5 बार, 6-6 बार, 7-7 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं। मन में इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी की इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं है, नेतृत्व की इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार आज मध्य प्रदेश में काम कर रही है। लेकिन आशीष जी, तो 8.5 महत्वाकांक्षा करोड़ पूरा जनता के करने का एक कल्याण बहुत के लिए अच्छा तरीका विधान परिषद भी है। लंबे समय से ये मांग मध्य प्रदेश में लंबित है, और जो विधानसभा बनी है उस विधानसभा में विधान परिषद के लिए भी जगह है। और ये सबसे अच्छा तरीका है कि जो इच्छुक राजनेता हैं वो विधिवत अपनी बात कह सकें, विधान परिषद पहुंचे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में नए नए प्रयोग किए भी हैं, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यदि ऐसी चर्चा है कि कुछ लोगों को विधान परिषद बनाकर सत्ता में भागीदारी दी जा सकती है, क्योंकि निगम मंडलों में नियुक्ति होगी ही होगी, और पार्टी के हर वरिष्ठ और सब तरह से समर्पित और उस पद के लिए सर्वथा योग्य कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। आने वाले समय में चाहे एल्डरमैन हो, चाहे निगम मंडल में नियुक्तियां हो, हमारी सरकार करेगी, और बहुत सोच समझ के सब चीजों को किया जाएगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी को मैं सुन रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी तक चयन नहीं हो पाया। हमारी पार्टी में विविध संगठन है, विविध क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, और इन सब से मिलकर सामूहिक नेतृत्व हमारी पार्टी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। और इन सब प्रक्रियाओं से गुजरकर जिलाध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ये सब बनेंगे। अभी देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनका सामना पूरे देश को एकजुटता के साथ करना है, और यही प्राथमिकता है हमारी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्वाचन है उसको आगे बढ़ाया गया है। जी मनोज, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि एक अनार 100 बीमार। आपके पास नियुक्तियां पॉलिटिकल इतनी नहीं है कि आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारे ऐसे नेता छांट लें जिनके मन में आगे बढ़ने की चाह है और उनको, या पद की चाह है, उनको आप दे दीजिए। ऐसे में यही वजह है कि ये अंत में क्यों जाता है, जब चुनाव निकट होता है तब क्यों जाता है। इसीलिए कि एक अनार 100 बीमार की स्थिति को उस समय संभाला जा सकता है। लेकिन अगर आप अभी कर देंगे, फिर जो नहीं, जिनको नहीं मिला, जो अपने को सुपात्र मानते हैं, उनका असंतोष आप 3.5 साल झेलिए। देखिए, बोर्ड बन गए थे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछली बार प्रजापति बोर्ड, फिर हम दूसरा बोर्ड देख रहे थे, कुम्हार का जो आता है उसका बोर्ड, तो अलग अलग बोर्ड बनकर लोगों को मोबिलाइज करने, जातिगत समीकरणों को साधा गया। लेकिन शरद जी, अब वो वक्त नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, और आप कार्यकर्ता को कब तक इंतजार करवाते रहेंगे। वो कार्यकर्ता जो निश्चित रूप से समय बदला है, एक वो दौर था, जैसे आशीष जी जैसे कार्यकर्ता जिनका आप जिक्र कर रहे थे, निश्चित रूप से ये तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो चुनाव में हार भी मिल जाती, कई बार जीत भी मिल जाती है, और जीत दिलाने वाले भी हैं। तो मुझे लगता है उनके लिए कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्टी के भीतर से जो चीज़ें दिखाई दे रही है, संगठन के चुनाव में जरूर देरी हुई है, वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है, और उसके कारण मुझे लग रहा बहुत ही चीज़ें जो हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाई। पर मानकर चलिए कि ये व्यवस्था जुटाना पड़ेगा। सिर्फ वोट के लिए आप यदि किसी को पद देते हैं, जैसे चुनाव के ठीक पहले, तो एक आध बार तो ये हो सकता है, लेकिन वो पद जो बने उनके लिए है। दूसरा यहाँ ये भी अहम सवाल है मनोज की, बीजेपी, जैसा आशीष जी कह रहे थे कि एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, और गौतम जी ये जानते हैं कि संगठन में उनके यहाँ चुनाव के समय धड़ाधड़ नियुक्तियाँ हुई हैं, प्रवक्ता बना दिए गए हैं, नियुक्तियाँ दे दी गई संगठन में, 300, 400 लोगों के नाम साथ में हमने देख लिए हैं इसके पहले, लेकिन उससे लाभ नहीं होता। आपकी और चुनौती बढ़ जाती है, क्योंकि जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो सुरसा के मुंह की तरह हैं। तो आखिर बीजेपी को भी मैकेनिज्म, या तो वो कांग्रेस की तरह इसके आगे घुटने टेक दे कि भैया नहीं, अपने को असंतोष दबाना है तो चलो हम नियुक्तियां देते जाओ, या फिर वो अपने कार्डर बेस्ड और ईमानदार चरित्र को जीवित रख के आगे बढ़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती को सामना करने की तैयारी में है, और उसने उस तरह का मैकेनिज्म तैयार कर लिया। आप देखिए, दूसरा दल होता, जैसे कांग्रेस होता, तो अब तक मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें विरोध हो चुकी, कहीं से कोई आवाज़ नहीं है, ना प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है, परिस्थितियां ऐसी बनी। तो मुझे लगता है वो मैकेनिज्म तो है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। लेकिन शरद जी, एक दूसरी चीज़ है कि पार्टी बहुत बड़ी हो रही है, और बड़ी पार्टी होने के बीच में आपको कोई रास्ता आप किसी दबाव की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दबाव अंदर अंदर है और
हाँ, और चुनाव मुझे लगता है कि इसीलिए लंबा खिंचेगा। अभी जून में भी होगा इसकी संभावना मुझे तो बहुत कम दिखाई देती है। हाँ, लेकिन जून से रास्ते बन गए, क्योंकि चर्चा जो हुई है वो इस तरफ इशारा कर रही, पर अब बहुत हो चुका, करना तो पड़ेगा। जी गौतम साहब, आपके यहाँ चुनौती अलग रहती है। आपने हर तरह की तरकीब आजमाई है कि बहुत सारे पद दे दिए जाएं, एक एक उपाध्यक्ष की श्रृंखला कर दी जाए, 2-2 दर्जन उपाध्यक्ष हो जाएं, महामंत्री जो हैं 25-25 हो जाएं। लेकिन आपने भी फील किया होगा कि महत्वपूर्ण है किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन जिससे आप जुड़ते हैं उसके विचार तत्व को आत्मसात करना। अगर पद की होड़ में आप उतरते हैं तो इसकी कोई सीमा नहीं है। निगम मंडल ही क्यों, फिर मेरे को विधायकी दीजिए, फिर मेरे को सांसदी दीजिए, फिर मेरे को मंत्री पद दीजिए, फिर मुख्यमंत्री पद दीजिए। एक बार हमसे बातचीत में बीजेपी के एक बहुत सीनियर लीडर ने कहा था, जब हमने पूछा आपकी मुख्यमंत्री बनने की मंशा है, उन्होंने कहा 230 के 230 हैं बीजेपी कांग्रेस के विधायक, सब बनना चाहते हैं, लेकिन बनता तो वही है जो जनता का मन पसंद होता है और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पसंद करता है। जी शरद जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। महत्वाकांक्षाओं का तो खैर कोई अंत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हमारी बात होती है, कहीं हमारे भी मित्र भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो वो कहते हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो हमें देव तुल्य बता दिया जाता है, और जब चुनाव का समय खत्म हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री हमारी तरफ देखते भी नहीं। हम जब काम लेकर जाते हैं तो वल्लभ भवन में दूसरे ही जो लोग हैं वो उनके काम पहले हो जाते हैं और हमारे काम नहीं होते हैं। और जैसा कि हेमंत कटारे जी ने तो 5 जो दलाल थे उनकी लिस्ट भी जारी की थी वल्लभ भवन की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी नहीं कहा गया कि हाँ ये लोग जो है इन पर कोई कार्रवाई करने की सोच रही है सरकार। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक असंतोष बहुत गहरा है। रघुनंदन शर्मा जी ने कहा था कि मेरे पास पूरे प्रदेश भर से विधायक आते हैं, पार्षद आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इतने बुरे हालात मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये रघुनंदन शर्मा जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा, टीवी के इंटरव्यू में कहा है। तो मैं कह रहा हूं कि जिस बात का मैं इशारा कर रहा था कि 50 से 60 विधायक नाराज है, मनोज जी ने उसी की तरफ इशारा किया कि कई विधायक नाराज हैं। चलिए आशीष जी पार्टी के पार्टी के जो नियम कानून है, शरद जी उन्होंने ये कहा कि आंतरिक दबाव, ये कहा कि नहीं दबाव है, तो उसका विश्लेषण हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर विपक्षी दल के प्रवक्ता के रूप में हमारा विश्लेषण वही होगा कि आंतरिक दबाव का अर्थ क्या होता है। चलिए आशीष शर्मा जी पार्टी के अनुशासित सिपाही नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह तो बहुत कुछ बोल चुके हैं, कई मसलों पर बोल चुके हैं। गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ उनकी लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है। ऐसे कई कार्यकर्ता जो खुलकर सामने आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बिल्कुल भी आसान नहीं है। दूसरा, आशीष शर्मा जी ने एक बात कही कि अभी जो राष्ट्रीय मसले चल रहे हैं उसको देखते हुए जो उसका जो सिलेक्शन है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, वो नहीं हो पा रहा है। दरअसल वो चयन नहीं होगा, वो मनोनयन होता है आजकल भारतीय जनता पार्टी में। पिछली बार जेपी नड्डा जी के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था, माफ कीजिएगा विधायक जी, आपने कोई मतदान नहीं किया था जेपी नड्डा के लिए, और न ही वी शर्मा के लिए कोई मतदान हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि आजकल तो मनोनयन की प्रक्रिया है, क्योंकि 2 लोग चयन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो कार्यकर्ता देवतुल्य बता दिया जाता है, वो चयन कहां करता है? वो तो पर्चियों से आजकल वहां अध्यक्ष या कोई भी चयन होता है। तो इस बात के भी कोई गारंटी नहीं है कि आशीष शर्मा जी बहुत मेहनत करते हैं या कई कार्यकर्ता बहुत मेहनत करते हैं तो उनका चयन हो जाएगा। हो सकता है जिस प्रकार से मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय और तमाम वरिष्ठों को पछाड़कर मुख्यमंत्री बन गए, ऐसे लोग आ जाएंगे जिससे कि और भारतीय जनता पार्टी का संकट बढ़ जाएगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं नहीं समझता हूं कि बहुत जल्दी कोई घोषणा कर पाएंगे। आशीष जी, बीजेपी एक ऐसा दल है जो अपनी कार्डर बेस्ड चरित्र और ऐसे निष्ठावान संकल्पशील कार्यकर्ताओं की मेहनत के प्रतिफल से आगे बढ़ा है, जिन्होंने कभी श्रेय नहीं मांगा। कांग्रेस से बीजेपी में आए एक बहुत दिग्गज नेता जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर भी रहे, उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं कांग्रेस में था तो वहाँ जो कार्यकर्ता मैं देखता था और बीजेपी के कार्यकर्ता का स्वाभिमान देखकर मैं दंग रह जाता हूँ। वो एक बार बड़ी ठसक से आता है, अपना आवेदन पत्र मुझे देता है और फिर मेरी आंख में आंख मिलाकर कहता है बताइएगा कब तक हो जाएगा काम, और अगर काम नहीं होता है तो दूसरी बार कहता है आपसे कहने का कोई मतलब नहीं निकलेगा भाई साहब, इसलिए प्रणाम कर रहा हूं, आवेदन नहीं दूंगा। यह चरित्र है बीजेपी के मूल कार्यकर्ता का, विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कांग्रेस। 2 अलग अलग पार्टियां हैं, उनका चरित्र है। ऐसे में आपके यहां जो मिश्रण हो रहा है, अब मिश्रण मतलब सिर्फ कांग्रेस से लोग नहीं आ रहे हैं, विचार भी बदल रहे हैं कि 10 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, एडजस्टिव होकर चलो। चिंता तो आपको भी होती होगी, भले ही कहे ना हमसे। देखिए, मैं गौतम जी से कहना चाहता हूं कि आपने हमारे नेताओं के बारे में कहा कि वो क्या कह रहे हैं, कौन नाराज है, कौन क्या है। जरा लक्ष्मण सिंह जी के बारे में भी बोलिए।
बेहद गंभीर टिप्पणी उन्होंने आपके शीर्ष नेतृत्व के बारे में कही थी। और मैं ऐसा मानता हूं कि लक्ष्मण सिंह जी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसकी कोई चर्चा आपकी पार्टी में नहीं है। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, तो निश्चित ही संगठन वही जीवित रहता है जिसमें नए कार्यकर्ता निरंतर आते रहते हैं, उससे जड़ता नहीं आती। हमारे यहाँ जितने नए कार्यकर्ता आए हैं, उन्होंने संगठन को भी आत्मसात किया है और हमने भी उनको आत्मसात किया है। और इसलिए आज आप देख रहे होंगे कई तो लगातार दूसरी बार इस सरकार में मंत्री बने, विधायक बनकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर इतना अच्छा उनका अध्ययन है, इतना अच्छा वो प्रस्तुतिकरण उनका है कि हमें ऐसा लगता है कि वो बरसों पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे। आपके चाहे कार्यकर्ता थे, लेकिन लेश मात्र भी कांग्रेस का उनके अंदर कोई प्रभाव देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी संगठन का एक ढांचा इस तरह का है, एक पारिवारिक भाव इस तरह का है कि जो भी यहाँ आता है वो लगभग 99% इस पार्टी का होकर रह जाता है। राजनीतिक समीकरणों के परिवर्तन होने से, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होने से 1-2% लोग इधर उधर आते चले जाते हैं, लेकिन अमूमन मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने आप में पूरे भारतवर्ष के लिए अनुकरणीय है। ये मैं नहीं कहता, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहता है। और इसलिए हम बार बार सरकार भी बनाते हैं, सरकार भी चलाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश भर के जिलों का दौरा कर रहे हैं, नीचे तक जा रहे हैं, तहसील स्तर तक जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। इसलिए कार्यकर्ता का भाव हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर मुख्यमंत्री जी से लेकर मंत्री से लेकर विधायक तक जहां जहां विद्यमान है, वहां वहां हमारा संगठन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और ये आपके लिए चुनौती यही है सबसे बड़ी कि हमारे संगठन में कार्यकर्ता का भाव जीवित रहता है और आपके उसमें हर व्यक्ति एक नेता के रूप में अपने आप को पहचानता है, नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना चाहता है। और ये बहुत बड़ा अंतर है जो कभी आपकी पार्टी में आ नहीं सकता, कभी आप भारतीय जनता पार्टी की इस क्वालिटी को अपने अंदर ला नहीं सकते। मनोज, बहुत कम वक्त है मेरे पास, बिल्कुल। कमेंट। जी, चलते चलते मैं इतना कहूँगा कि पार्टी जब भी ये करेगी, मेरे पास जानकारी कि एडजस्टमेंट के मूड में नहीं है। तो एडजस्टमेंट के मूड में यदि कोई कार्यकर्ता बैठा है कि हम ऐसा हो जाएगा, तो वो नहीं होगा शरद जी। नए लोगों को पार्टी मौका देने जा रही है, यानी पार्टी की जो पीढ़ियां बदली है उसका असर जब भी निगम मंडल की नियुक्तियां होंगी तो उसमें दिखाई देगा। लेकिन तैयारियां हैं और मुझे लगता है कि वैसा इंतजार लंबा नहीं करना पड़ेगा, जून जुलाई में ये सूची सामने आ सकती है। बिल्कुल, और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप कैसे आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने एक बार अपना टिकट, जब वो विधायक के लिए टिकट पहला ही बार उनको ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने उस टिकट को आंतरिक स्थितियों को देखते हुए पार्टी के लिए छोड़ दिया था। बरसों पहले जब नवाब पटौदी साहब का इंटरव्यू मैंने किया, तो उनका मेरे एक सवाल का जो उनका जवाब था वो बड़ा लाजवाब था। मैंने उनसे पूछा कि सबसे अच्छा कैप्टन कौन। ये बात हालांकि क्रिकेट की थी, लेकिन ये हर तरफ लागू होती है। उन्होंने जवाब दिया, उस समय धोनी साहब कैप्टन हुए थे, उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा कैप्टन वो है जो ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स को मैनेज कर लेता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखते हैं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में महत्वाकांक्षाएं नहीं होंगी। प्रकाश जावड़ेकर जी थे, रविशंकर प्रसाद रहे, मुख्तार अब्बास नकवी रहे, दो बड़े नेता मार्गदर्शक मंडल में हैं। सुमित्रा महाजन जी लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं, 7 बार की सांसद रही, वो भी किनारे हुई हैं। तो सबसे अच्छा कैप्टन कौन है जो असंतोष को साइडलाइन करते हुए, ये मत सोचिए कि किसी को दबाया जा सकता है, माफ़ कीजिएगा, समझाया जा सकता है। दबाएंगे तो वो दबेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर स्प्रिंग की तरह उछलेगा, ऊपर आएगा और अपने ही नेता के विरुद्ध विश्ववमन करेगा। लेकिन अगर उसे समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आपका समय पूरा हो चुका है, अब आप किनारे आइए, नए नेतृत्व को देखिए, उसे अपना आशीर्वाद दीजिए, तो वो आगे बढ़ता है। तो कैप्टन की ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और बीजेपी में ऐसे कैप्टन्स की कमी नहीं है जो इस भूमिका को न सिर्फ समझते हैं बल्कि आगे ले जाते हैं, और उसकी सफलता में ये भी एक बड़ा कारण है। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद, नमस्कार।